स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अरस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 सेकंड बुक भारत के विदेश संबंध। सो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं, अपने इस चैप्टर को समझेंगे कि भारत के विदेश संबंध के अंदर भारत की परमाणु नीति क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमारे संबंध अच्छे हैं और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पे हमारे संबंध खराब हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं आज की इस क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भारत के विदेश संबंध का इंट्रोडक्शन, यानी कि हम परिचय देख रहे हैं इस चैप्टर का कि आखिर क्या मतलब है और क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत को आज़ाद होने में काफ़ी लंबा समय लगा, कई लोगों ने कई सारा संघर्ष किया, बलिदान दिए और साथ ही साथ इतनी सब चीज़ों के बाद जब हम आज़ाद हुए तो उस समय पर पूरे विश्व में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति चल रही थी, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध का अंत होकर चुका था। और जब दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ तो पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ विकास के दो मॉडल जिसको माना जाता था, पहला था पूंजीवादी और दूसरा था समाजवादी, जिसको हम साम्यवाद के नाम से भी जानते थे। तो भारत इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति के अंदर आज़ाद हुआ तो भारत के पास पहली गाइडेंस ये थी कि वो अपने विकास का, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाएगा। अब हम अगर इन दोनों में से कोई एक मॉडल अपना लेते तो पूरी दुनिया में से आधी दुनिया को अपना दुश्मन मान लेते। क्यों? क्योंकि हम ये जान रहे थे कि उस समय पर पूरे विश्व में सिर्फ दो मॉडल चल रहे हैं और पूरी दुनिया इन दो मॉडल्स के अंदर ही डिवाइडेड है। कई सारे देश पूंजीवादी की स्थिति में है तो कई सारे देश समाजवादी स्थिति में है। अगर हम समाजवाद को चुन लेते तो हम डायरेक्टली समाजवादी देशों के अंदर चले जाते और पूंजीवादी देश हमारे दुश्मन हो जाते। अब पूंजीवादी देशों के अंदर अमेरिका जैसी बड़ी संस्थाएं भी आती थी, ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसी बड़ी संस्थाएं भी आती थी। तो इसी वजह से हमने समाजवाद को नहीं चुना। फिर हम पूंजीवाद की तरफ गए, हम पूंजीवाद की तरफ चुनने गए तो पूंजीवाद को जब हमने चुना तो समाजवाद की तरफ रूस जैसी बड़ी संस्थाएं थी, अफ्रीका जैसी, फ्रांस जैसी बड़ी संस्थाएं थी। तो इन जैसी संस्थाओं से हमें दुश्मनी मोल नहीं लेनी थी, क्योंकि उस समय पर हम एक बच्चे के समान थे। उस समय पर हम बिल्कुल नए थे, हमें ये नहीं पता था कि हमें पूरे ओवरऑल फंडामेंटल इंटरनल फंक्शन एक्सटर्नल फंक्शन को कैसे परफॉर्म करना है। तो इसीलिए उस समय पर हमारे जो राजनीति के अंदर नेता थे उन्होंने बड़ी सूझबूझ से, बड़े दिमाग से सभी कार्यों को किया और बड़े ध्यान से सभी चीज़ों को चुना। तो उन्होंने जब देखा कि पूरी दुनिया इन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है तो हमने एक काम किया कि भारत ने इन दोनों में से किसी को भी नहीं चुना। भारत ने इन दोनों में से किसी को भी नहीं चुना और कहा कि ना तो हम पूंजीवादी देशों के दुश्मन हैं और ना ही हम समाजवादी देशों के दुश्मन हैं। हम दोनों के साथ मिलकर रहेंगे, हम दोनों के साथ कॉमन रहेंगे। यानी कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपने विकास के मॉडल में गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति ये है कि हम किसी भी गुट के अंदर नहीं हैं, हम दोनों गुटों के साथ हैं, हम दोनों गुटों के दुश्मन भी नहीं है और ना ही हम दोनों गुटों में से किसी एक गुट के दोस्त हैं, हम दोनों के सब कुछ हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ सुनी। तो परंतु भारत में इन दो गुटों को छोड़कर एक गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और कहा हम किसी के समर्थक नहीं हैं और ना ही हम किसी के दुश्मन। ये भारत ने स्टेटमेंट दी थी उस समय पर। तो भारत की विदेश नीति को बनाने के जो उद्देश्य थे जवाहरलाल नेहरू जी के, उसके क्या तत्व हैं? तो पहला तत्व हमारे पास आता है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। जैसा कि आप जानते हो कि जब भारत आज़ाद हो गया था तो आज़ादी के बाद भारत के जो बड़े बड़े नेता थे, जो अंग्रेज थे जिन्होंने भारत को आज़ाद किया, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो उन्होंने तीन बातें बोली थी। पहली बात उन्होंने बोली थी कि हम संपूर्ण भारत को आज़ाद करते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोली कि हम संपूर्ण भारत में, पूरे भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों के आधार पर पाकिस्तान का भी निर्माण करेंगे। तीसरी बात उन्होंने बोली कि भारत के अंदर रहने वाले हर एक राजा को यह आज़ादी है कि या तो वो अपना अलग देश बनाए या फिर वो किसी गुट के अंदर जाए, ये उसके पास आज़ादी है। तो ये तीन बातें बोली। अब इन तीनों ही बातों के अंदर भारत की संप्रभुता को बड़ा खतरा पहुंच गया। बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान भी ना बने, बट कुछ फ्लक्चुएशन ऐसी रही कि पाकिस्तान बन गया। और जब पाकिस्तान बन गया तो हमारे देश के नेता बहुत ज़्यादा डर गए। वो डर इसलिए गए कि जब पाकिस्तान बन चुका था तो जितने भी राजा महाराजा थे उनके भी कान खड़े हो गए थे कि क्यों ना हम अपना अलग देश बनाते हैं। तो उस समय पर भारत के गृह मंत्री, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका
नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी संवैधानिक भूमिका निभाई और संवैधानिक भूमिका के साथ जितने भी राजा महाराजा थे उन्हें बड़े विचार विमर्श से हर एक मानदंड को अपनाते हुए अपने अंडर में लिया। तो आज जो तुम कह पा रहे हो ना 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हमारा भारत बना हुआ है, ये केवल और केवल उनकी ही देन है, उनकी मेहनत है। तो आज जो अखंड भारत है हमारे पास, जो जैसा भी है वो भारत हमारे पास एक तरह से उन्हीं की देन है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि पहली क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने पे बहुत काम किया। दूसरा, तेज गति से आर्थिक विकास करना था, क्योंकि हमारे पास जितनी भी दौलत शोहरत जितनी भी कुछ थी वो सब अंग्रेज लूट कर ले गए थे। तो हमें अपने विकास को ऊपर लेके जाना था, अपने आप का विकास करना था और इवन बहुत कुछ चीज़ों को ठीक करना था। तीसरा, संप्रभुता को बचाए रखना, जो कि हमने बड़ी मुश्किल से पाई थी, लंबे संघर्ष के लंबे बलिदानों के बाद पाई थी। उस संप्रभुता को बचाए रखने का उद्देश्य नेहरू जी का था भारत की विदेश नीति के लिए। तो अब हम ये जानते हैं कि भारत की विदेश नीति के क्या क्या तत्व निकले। तो पहला आता है निशस्त्रीकरण, यानी कि लड़ना भिड़ना किसी से भी नहीं है, और कभी ऐसा होता भी है तो हम पहले लड़ाई नहीं करेंगे, सीधी बात है। अगर वहां से लड़ाई होती तो जवाब दिया जाएगा। दूसरा, गुट निरपेक्षता की नीति, हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते, चाहे वो समाजवादी गुट हो चाहे वो पूंजीवादी गुट हो, हम किसी का समर्थन नहीं करते। तीसरा, पंचशील, यानी कि 5 स्तरों पर हमने अपने विकास को अपनाया, यानी रूसी मॉडल हमने अपनाया, और रूसी मॉडल के तहत हम हर 5 वर्षों के अंदर अपने विकास को किया करते थे, अपनी मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया करते थे। तो ये सब चीज़ें। फिर साम्राज्यवाद का विरोध, यानी किसी भी तरीके से भारत के अंदर किसी राज्य को ये आज़ादी नहीं दी गई कि तुम अपना अलग देश बनाओ, यानी साम्राज्यवाद का प्रॉपर विरोध किया। ठीक है, ये हमारी नीतियाँ हैं सारी, विदेश नीतियाँ हैं सारी हमारी। फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल व शांतिपूर्ण हल, यानी कि जितने भी एक्सटर्नल वॉर्स हो जाते हैं, सरहदों पे लड़ाई हो जाती है, पड़ोसी देशों से लड़ाई हो जाती है, तो ये नहीं आप उसमें एकदम लड़ते चले जाओ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का एक शांतिपूर्ण हल होना चाहिए, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी। यानी कि उनके मंच पर जाके हमें अपने सारे मानदंडों को रखना है, अपने विचारों को रखना है, और एक लड़ाई के जरिए नहीं, एक बहस के जरिए चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है। छठा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद मामलों का स्वतंत्र पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी, यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उसमें विवाद हैं, उसमें हमारी सक्रिय भागीदारी और स्वतंत्र पूर्वक भागीदारी है। हम किसी के अंडर में नहीं है। अगर अंडर में हम होते तो वो कैसे होते? अगर हम पूंजीवादी चुन लेते तो हमें अमेरिका जैसे बड़े देशों की सुननी पड़ती, और अगर हम समाजवादी चुन लेते तो हमें रूस जैसे बड़े देशों की सुननी पड़ती। तो इसीलिए हम इन दोनों से ही अलग रहे, अपनी अलग नीति अपनाई, जिसका नाम इंग्लिश में है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी अपनाया। कुछ चीज़ें वहाँ से समेटी, कुछ चीज़ें वहाँ से समेटी और बना दी अपनी विकास का मॉडल। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। अब एक थ्योरी का क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको कि हमने ऐसा क्यों किया, हम गुट निरपेक्षता की नीति में क्यों गए। तो पहला कारण मैं आपको बता चुका हूं कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी थी और ना ही दुश्मनी मोल लेनी थी नए नए पर। और दूसरी बात ये थी कि पूरे भारत के अंदर उस समय पर गरीबों की संख्या ज़्यादा थी। अब जब गरीबों की संख्या ज़्यादा है तो आप ये जानते हो कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो एक बिजनेस रन कर रहा है वो अपना प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, यानी कि लाभ कमाने के लिए काम करता है। और यहीं पर आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में जाओगे तो वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। सबसे बड़ा उदाहरण ये है प्राइवेट स्कूल एंड देन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में कोई फीस नहीं जाती, प्राइवेट स्कूल में फीस जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर फीस जाती है, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो भी नहीं जाती। तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करती है, बट यही इंडिविजुअल पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव रखते हैं। तो यदि मैं पूंजीवादी अपना लेता तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता, गवर्नमेंट बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होती, गवर्नमेंट का सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को संभालने का काम रह जाता, ग्रोथ का ध्यान इतना नहीं रहता, वो सब एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में चला जाता। तो महंगाई बढ़ जाती है और गरीबों का विकास भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अगर हम समाजवाद को अपना लेते तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता, कोई भी प्राइवेट चीज़ें नहीं रहती, तो उसमें भी हमारा विकास नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर गरीब हैं तो अमीर भी हैं, तो उनकी सेटिस्फेक्शन ड्राइव नहीं होती। तो हमने दोनों ही चीज़ों को मिलाकर रखा जिससे गरीब और अमीर दोनों की ही सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड हो और दोनों की ही एक तरह से ग्रोथ हो। राइट, तो यहाँ से हमने देख लिया। सो होपफुली समझ में आया होगा आपको। अब हम ये बात करते हैं कि भारत का जो विवाद है, यानी कि चीन के साथ वो किस तरीके से है, आक्रमण के बारे में समझते हैं। तो भारत व चीन के संबंध को जानते हैं कि वो आखिर कैसे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चीन के साथ शांति व संघर्ष के
संबंध हमारे कैसे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चीन के साथ भारत के संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे। यहाँ तक कि पूरे दुनिया के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई का नाम का नारा भी प्रचलित था। नेहरू जी बहुत विश्वास किया करते थे चीन के नेताओं पे, उन पे अपना आश्वासन दिखाते थे कि हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों को ना अपनी सरहदों पर मिलिट्री बिछाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सारी मिलिट्री पाकिस्तानी तरफ रहेंगे। तो उस समय पर भारत के अंदर जो मिलिट्री थी वो चीन की सरहदों की तरफ से बड़ी कम थी, वो विश्वास की वजह से थी। तो इसी वजह से ये जो हमारी कुछ कमियां थी, इसी वजह से क्या हुआ, हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिली। अब पढ़ते हैं इनको नोट्सों के साथ। तो सबसे पहले 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को एक तरह से मान्यता देने वाला भारत पहला देश बना, और साथ ही साथ बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन्स हमारे बीच में हुई। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया, जिससे भारत व चीन के मध्यवर्ती राज्य की समाप्ति हो गई। आज जो आप देख पा रहे हो ना नक्शे के अंदर कि भारत और चीन की सीमाएं आपस में मिली हुई हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले बीच में तिब्बत आता था। अब तिब्बत जब 1950 के अंदर चीन ने हड़प लिया तो हमारी और चीन की सीमा आपस में मिल गई, बट फिर भी हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस तरफ अपनी मिलिट्री बिछा दें। जब वो तिब्बत को हड़प सकता है तो वो हमारी तरफ भी बढ़ सकता है। अब क्या हुआ, 1950 में उसने हड़पा, अब 1950 के अंदर उसने पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया तिब्बत पर। अब उसने पूर्ण रूप से जो तिब्बत पर नियंत्रण करा, इसके बाद हमारे भारत और चीन के बीच में संबंध खराब होते चले गए, और संबंध का खराब होने का सबसे बड़ा कारण था सीमा विवाद। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारे देश के नेताओं को तब भी इतना यकीन नहीं आया कि उन्होंने सोचा कि भाई तिब्बत पर उसने हड़प लिया तो हड़प लिया होगा, बट आप खुद सोचो कि जब उसने तिब्बत हड़प लिया तो हमारी तरफ भी तो बढ़ सकता है। तो इसी वजह से जब 1950 के अंदर उसने तिब्बत के बीच में यानी भारत व चीन के मध्यवर्ती राज्य के बीच में पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया, तो भारत को एक तरह से भारत और चीन के संबंधों में सबसे बड़ा विवाद बना सीमा विवाद। अब क्योंकि चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से पर, अक्साई चीन और अरुणाचल के प्रदेशों के लगभग 8 हिस्सों पर अपना प्रभाव जमाता है, यानी कि अब बताता है कि ये सब चीज़ें मेरे हिस्से के अंदर आती हैं। जैसा कि आपको जैसा डर था वही हुआ, यानी कि अक्साई चीन उसने बताया जम्मू कश्मीर को, लद्दाख के हिस्से को और अरुणाचल प्रदेश के 8 हिस्सों को अपनी टेरिटरी के अंदर घोषित किया, उसने ये कहा। अब ये सब उसने किया क्यों, ये सब उसने किया क्यों? देखिए, ऐसा उसका करने का भी कोई मोटिव नहीं था। हमारा थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हो गई कि जब उसने तिब्बत पर आक्रमण करना शुरू करा 1959 के अंदर, तो 1959 के अंदर तिब्बत के अंदर जो धार्मिक नेता थे जिनका नाम था दलाई लामा, वो दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी, और उस समय भारत ने शरण दी, क्योंकि भारत हमेशा हर जगह पर हर किसी की मदद करने में सबसे आगे रहता है। अब भारत उस समय पर नया नवेला था, इवन उसको पाकिस्तान की तरफ से लड़ाइयाँ भी देखनी पड़ रही थी, और उसको सरकार के बीच में जो लोगों का अविश्वास पैदा हो रहा था वो भी झेलना पड़ रहा था। यानी कि देश को खबर ही नहीं हुई, पूरी दुनिया को खबर ही नहीं हुई कि भारत और चीन की कब लड़ाई होगी। तो वो हम समझते हैं अभी कि ये आखिर इतनी सिचुएशन खराब हुई कैसे, कि जब उसने तिब्बत पर अपना जो अतिक्रमण था वो चालू किया, तो उसके बाद जो दलाई लामा थे 1959 के अंदर वो आ गए, भारत से शरण मांगी और भारत ने उनको शरण भी दी। जब भारत ने उनको शरण दी तो यहाँ पर चीन ने भारत को यह आरोप लगाया कि भारत हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, और जितनी भी आतंकवादी लड़ाइयाँ हो रही हैं या दोनों के बीच में विवाद हो रहे हैं दलाई लामा और चीन के बीच में, उसमें भारत इस लड़ाई को हवा दे रहा है, तो भारत हमारा दोस्त नहीं हो सकता, ये उन्होंने कह दिया। अब जब उन्होंने ये कह दिया तो उसके बाद भारत व चीन के बीच में सीमा विवाद चालू हुआ, और लद्दाख के हिस्सों पर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के 8 हिस्सों पर उसने अपना दावा किया और आज तक लड़ाई करी, और 1962 का युद्ध लड़ा भी। और 1962 का युद्ध जब उसने हमसे लड़ा तो उसके अंदर भारत को जो है वो हार का सामना करना पड़ा, और इससे भारत की जो छवि थी बहुत खराब हो गई। अब भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इस चीनी युद्ध का, उसको समझते हैं और फटाफट से फिनिश करते हैं अपने चैप्टर को। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे स्टूडेंट्स हम कवर करते हैं भारत चीन युद्ध के प्रभाव के बारे में। तो जैसा कि आपने जाना कि हमारा इतना विश्वास था चीन के ऊपर, हमारे नेता बहुत इफेक्टिव रूप से कार्य कर रहे थे, और मैं आपको बताऊं
कि अगर हमारे नेता इफेक्टिव रूप से कार्य नहीं करते ना तो उस समय पर हमारा देश बिखर जाता। बट थोड़ी सी चूक हो गई हमें चीन की तरफ से, तो हमें एक तरह से युद्ध का जो पराजय का भी सामना करना पड़ा। 1962 का युद्ध हम हार गए, किसी की मदद करने के लिए निकले, हमने अपना ही घाटा बहुत बड़ा कर दिया। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो भारत के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ा, क्योंकि 1900 का दशक इतना बुरा दशक था भारत के लिए कि उसने चीन से भी लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई और बांग्लादेश के लिए भी लड़ाई लड़ी। यानी कि इन सभी चीज़ों को भी तो अभी आगे पढ़ेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। बट काफ़ी खतरनाक दशक ये माना जाता है हमारे लिए, तो खतरनाक दशक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीन युद्ध से भारत की छवि बहुत बड़ा धक्का लगा था। यानी कि चीन का जो युद्ध हुआ भारत से, उस पर भारत की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा। इस संकट से उभरने के लिए भारत को अमेरिका व ब्रिटेन से मदद की गुहार लगानी पड़ी, यानी कि मदद मांगनी पड़ी कि आप हमारी मदद कीजिए खाने पीने के लिए। हमारे पास रिजर्व नहीं था, पैसा नहीं था, इन सब चलते। और सोवियत संघ इस वाली स्थिति के अंदर तटस्थ रहा। आप देखो इसकी भी कोई गलती नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी जल्दी काम खिंच रहा था, चारों तरफ से भारत घेर चुका था। तो उस समय पर विश्व को पता ही नहीं चला कि कब भारत और चीन की लड़ाई हो गई और कब भारत हार गया। तो इस स्थिति के अंदर सोवियत संघ भी हमारी हेल्प नहीं कर पाया था। भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची थी, साथ ही राष्ट्रीय भावना भी बलवाती हुई थी। अब यहाँ से तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मनेन, जो कि एक रक्षा मंत्री थे, उनको मंत्रिमंडल तक छोड़ना पड़ गया था। इतनी बुरी कंडीशन चल रही थी। और ये पहली बार था जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों का अविश्वास पैदा हुआ था और उन्होंने कहा लोगों ने कि इनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। ये टिप्पणियां हुई थी उस समय पर, और इसी के बाद कांग्रेस का विभाजन होता चला गया, जैसे कि आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़कर आए हो। सो होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हुई होगी, 10-15 मिनट की वीडियो हो गई होगी। तो इस 15 मिनट की वीडियो में जितना भी आपने मुझसे कैच आउट की हैं चीज़ें, जितनी भी चीज़ें समझी हैं, जितने नोट्स बनाए हैं, उनको एक बार प्लीज़ अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी तो हो सकता है आपको ये यूजलेस भी लगे, बट बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन बनाते हुए चले जाओगे और टाइम की बहुत बड़ी बचत होगी। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ और अपने ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर अप करेंगे बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एमसीक्यू बेस पर पूछे जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और आप कवर कर लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ तक कवर अप किए हैं, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, लिखवाई हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखिएगा और चेक आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी करवा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।